तो शुरू करते हैं। मेरे साथ हैं पूर्वानंद और हम लोग बात कर रहे हैं हरकारा डीप डाइव में। स्पेशल सीरीज कर रहे हैं हम लोग, जो भारत में नफरत को लेकर जो हिंसा हो रही है और क्या वो अ, हिंदू पाकिस्तान बनने की शुरुआत है या वो आतंकवाद से किस तरह से अलग है। तो इस पर जो दो नई रिपोर्ट्स आई हैं, एक जो है वो एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्टिंग सिविल राइट्स है, एपीसीआर है, और एक इंडिया हेट लैब है जो अमेरिका से रिपोर्ट आई है, जिसकी वेबसाइट भारत में नहीं चल रही। तो उसकी पीडीएफ मुझ तक आई थी और उसमें से मैंने देखा था और हम लोगों ने इस बारे में बात भी की थी। तो इन दोनों रिपोर्ट से एक आपको क्या लगता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया निदेश, इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। आपने जिन दोनों रिपोर्ट्स का जिक्र किया, वे एक प्रकार से पिछले एक वर्ष में जिसे आप हेट स्पीच कहते हैं, और उसके लिए हिंदी में अभी तक हम ठीक ठीक लफ्ज खोज नहीं पाए। कुछ लोग नफरती बयान कहते हैं, कुछ लोग घृणापूर्ण वक्तव्य कहते हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों से जो कृत्य है उसके बारे में भी हमें ठीक ठीक नहीं पता चलता, और उसकी उसके जो नतीजे हैं उनके बारे में भी पता नहीं चलता। तो पिछले एक साल में खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार तीसरी बार जो बनी है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इस एक साल में घृणापूर्ण वक्तव्यों, बयानों और उसके साथ साथ जो उसके चलते हुई हिंसा, या ऐसी हिंसा जिसको आप कह सकते हैं कि यह हेट क्राइम है, इनका एक ब्यौरा है। और ये काफी चिंताजनक है, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा कि यह पूरे साल में फैला हुआ है और 1000 से ज्यादा हेट स्पीच, हेट क्राइम की फेहरिस्त दी गई है, जो खासकर दो समुदायों के खिलाफ हैं। एक समुदाय है मुसलमानों का समुदाय, और दूसरा समुदाय है ईसाइयों का समुदाय, जिसके बारे में बात बहुत कम होती है। लेकिन वहाँ एक संस्था है भारत में, आईडीएफ करके, जो ईसाइयों पर के खिलाफ होने वाले हेट स्पीच और हेट क्राइम का ब्यौरा इकट्ठा करती है। और उसके मुताबिक हर दिन भारत में रोजाना औसतन 2 ईसाइयों पर हमला होता है, किसी न किसी तरह का हमला होता है, शारीरिक, और उसके नतीजे में हमला होने के बाद उनको जेल होती है या दूसरे तरह प्रताड़ना भी दी जाती है। तो इस और यह आपने जैसा वे जो नक्शा बना रहे हैं, उस नक्शे में यह आपने देखा होगा कि उनमें से ज्यादातर जो कृत्य हैं, जिसको आप हेट स्पीच के कृत्य कहेंगे या हेट हेट क्राइम के क्राइम, कृत्य कहेंगे। तो हेट स्पीच हेट क्राइम का हिस्सा है। तो हाँ, मैं उसको उन दोनों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा बाद में। जिस तरह समझा जाता है कि उनमें ज्यादातर हेट क्राइम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले सरकारों के राज्यों में है, और जिससे उन दोनों का रिश्ता बहुत स्पष्ट होता है कि वो क्यों वहां बहुत ज्यादा है। लेकिन दूसरे राज्यों में भी हैं, और उनका फैलाव ज्यादातर जिन्हें आप हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं, उन हिंदी भाषी क्षेत्रों में है। लेकिन दूसरे क्षेत्रों में भी, दूसरी भाषा भाषी क्षेत्रों में भी, जैसे कर्नाटक है या असम है या बंगाल है, इन क्षेत्रों में भी वह काफी फैल गया है। और अब यह एक अखिल भारतीय परिघटना में बदलता जा रहा है। यानी भारत के बहुसंख्यक, और इसमें जो दूसरी चीज नोट करने की है वही है कि कौन लोग हैं जो ये हेट क्राइम करते हैं। अगर आप खोजने की कोशिश करें कि ये किस समुदाय से हैं, तो इनमें बहुसंख्यक उस समुदाय के हैं जिसको बहुसंख्यक हिंदू समुदाय कहा जाता है। हेट क्राइम करने वाले, तो हेट क्राइम का शिकार या उसका निशाना मुसलमान और ईसाई हैं, और हेट क्राइम करने वाले हिंदू हैं। तो इन 3-4 चीजों को नोट किया जाना चाहिए। तो ये जो रिपोर्ट मैंने देख रहा था, वो जो वॉशिंगटन से आई है, वो कह रहे हैं कि करीब
78%, 78% जो है बढ़ोतरी हुई है 2023 के मुकाबले 2024 में, जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपनी सत्ता में आए, और जबकि अब वो एक तरह से मिली-जुली सरकार चला रहे हैं, बल्कि एक उनको एक पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। तो उसके बाद भी ये जो बढ़ रहा है, ये किस इसकी एनाटॉमी क्या है? ये इसका इसके पीछे किस तरह के जो हैं फैक्टर्स हैं कि वो डेस्परेशन के कारण है, या फिर वो उसके पीछे जो है कोई अ, एक एक कोई रणनीति के तहत ये हो रहा है? आपने ये बताया कि 78% फीसद बढ़ोतरी हुई है पिछले 1 साल में उसके पिछले साल के मुकाबले। जी। और उसका एक कारण एक चीज जो नोट की जाने की है वो ये है कि मई 2024 जब नतीजा आया, उसके ठीक पहले जो चुनाव का महीना था उसमें अचानक ये काफी ऊंचा चला जाता है। और जैसा नोट किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के भाषण, उनको उन भाषणों को आप हेट स्पीचेस कह सकते हैं, जिनका नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, और बाकी कोई भी मुख्यमंत्री शायद ही पीछे था। लेकिन यह रिपोर्ट उस समय को रेफर करती है। उसके बाद के 1 महीने में जैसा हमने नोट किया था, चुनाव नतीजा आते ही 5 जून से लेकर और 1 महीने बाद तक, यानी पूरे जून, अचानक हेट क्राइम्स में काफी उछाल आ गया। यह शायद इस इन दोनों रिपोर्ट्स में कैप्चर नहीं किया गया है कि इस 1 महीने में यह अचानक उछाल आया, और उसकी वजह यह थी कि लोगों ने यह कहना शुरू किया कि अब भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई है, अब 240 सीटें हैं, इसलिए अब इसकी तीव्रता में कमी आएगी। तो यह साबित करने के लिए कि हमारा कमिटमेंट उतना ही है हेट से और बाकी चीजों से, और ये बतलाने के लिए कि चीजें वैसी ही रहेंगी और उससे बुरी होंगी। मेरी समझ में उसके अगले 1 महीने में हेट क्राइम्स काफी ज्यादा देखे गए पूरे भारतवर्ष में, जिसे बतलाया जा सके कि आप यह उम्मीद ना करें और यह ना सोचें कि अब सरकार का रुख कोई बदलेगा या नरम होगा, और उसकी प्रकृति में भी थोड़ी तब्दीली है। जी। तो ये डेस्परेशन नहीं है, डेस्परेशन से ज्यादा यह एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड है, जिस मेथड से हिंदू इलेक्टोरेट है, मतदाता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं, और चुनने के कारण कई हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रमुख कारण जो सारे लोग बतलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चुना जाता है, जो नरेंद्र मोदी नीत भारतीय जनता पार्टी है, वह यह कि वह मुसलमानों के खिलाफ नफरत को सबसे तीखेपन से अभिव्यक्त करती है, और इस वजह से वह आकर्षित करती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे कारणों से भी करते हैं। बहुत सारे लोगों को यह भ्रम है कि ये बहुत अच्छा प्रशासन देते हैं। बहुत सारे लोग इस कारण देते हैं कि तथाकथित लोक कल्याण की योजनाएं पेश की जाती हैं। लेकिन इस पूरे मैंडेट को इन हेट क्राइम्स के जरिए कन्वर्ट किया कर दिया जाता है एंटी मुस्लिम मैंडेट में। तो और यह बाध्यता हो जाती है एक तरह से, जिन लोगों ने वोट दिया है दूसरे कारण से, अब वे इसको डिफेंड करने या इसकी तरफ से वकालत करने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने वोट दिया है। तो यह एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड है पूरे समाज को कन्वर्ट करने की, और उसके दिमाग को कन्वर्ट करने की, जिसको मैं हिंदुत्ववादी दिमाग कहता हूं। और दूसरा कि यह बात सही है कि चुनाव के समय इसमें बहुत उछाल आ जाता है, और भारत में चुनाव हमेशा कहीं ना कहीं बना रहता है। कहीं म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो रहा है, कहीं विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कहीं विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। तो इस वजह से एक बहाना बना रहता है कि लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसको हम टेम्परेरीली इसका अस्थायी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यह हमारा पूरा स्वभाव नहीं है। जैसा नरेंद्र मोदी ने 2014 और 2019 में भी चुनाव नतीजे आने के बाद कहा था कि हम सारी कड़वाहट को अब पीछे रख देंगे
और सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन ये देखा गया कि वह हुआ नहीं, क्योंकि वो रोजमर्रा का स्वभाव बन गया। तो डेस्परेशन नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजिंग मोबिलाइजिंग टूल है, जिसको आप हेट कहेंगे। इसके जरिए आप लोगों को मोबिलाइज करते हैं, एक यूनिट में बदलते हैं, वो पूरी यूनिट जो दरअसल इसमें विश्वास करती है और इसके चलते कन्वर्टेड है। और अगर वो स्वयं हेट क्राइम नहीं कर रही है, हेट स्पीच नहीं कर रही है, तो वह इसमें किसी न किसी तरह से भागीदार हो जाती है। जैसे अगर आप एक ऐसा व्हाट्सएप मैसेज कोई आपके पास आता है जिसको आप हेट स्पीच कहेंगे, और आप उसे 500 लोगों के पास भेज देते हैं, तो आपने उसे जनरेट नहीं किया है, आप वह नहीं कर रहे हैं खुद, लेकिन आप उसको भेज दे रहे हैं और इस प्रकार आप उसमें हिस्सा ले रहे हैं, उस हेट क्राइम में आप हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो ये कर नहीं रहा। तो एक अवचेतन तैयार किया जा रहा है, हिंदू अवचेतन, जो घृणापूर्ण है पूरी तरह से। एक समाज का निर्माण किया जा रहा है, और इसलिए इसको मैं रोजमर्रा की कार्रवाई कहता हूं। ये कभी कभी होने वाली कोई घटना नहीं है, रोजमर्रा की कार्रवाई है, जिसमें एक हिंदू दिमाग तैयार किया जा रहा है। एक दूसरे ढंग से आप ये भी कह सकते हैं कि ये हिंदुओं के रेडिकलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण औजार है। हिंदुओं का बड़े पैमाने पर रेडिकलाइजेशन हो रहा है, और उसमें हेट स्पीच एक बहुत महत्वपूर्ण औजार है। इसमें जो एक और बात जो देखने में आ रही है, जिसमें भारतीय जो कानून की जो चीज है कि जहाँ पे पुलिस है, प्रशासन है, वो सब भी एक तरह से या तो बहुत शरीफ और बहुत बहुत मुस्तैद है, तो शायद वो मूक दर्शक हैं, या फिर वो उस पे कार्रवाई कर ही नहीं रहे। और कई बार तो वो उन पे कार्रवाई कर रहे हैं जो कि इस पूरे मामले में फरियादी है, या जो शिकार बना है, जो निशाना बना है उसको। तो ये बात फिर एक तरह से जो ये जो आपराधिकता है, वो सिर्फ लोगों की तक नहीं है, ये उसमें सरकार, पुलिस व्यवस्था और एक तरफ अदालतें। अब तो हम हाई कोर्ट के जजों से सुन रहे हैं जो कि जो वो कह रहे हैं वो हेट स्पीच में आना चाहिए और उसकी एक आपराधिकता है। और उसके बाद वो भी वो कह के जो है वो उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसके बारे में जो क्या सोचते हैं आप? देखिए, एक समझ है जो भारत की न्यायपालिका में भी है, और अगर आप पिछले 5 सालों में सर्वोच्च न्यायालय में इस संबंध में चल रही बहस को देखेंगे, तो वे बार-बार इस चीज़ को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं, जो अलग-अलग न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको लेकर चिंता व्यक्त की है, लेकिन इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय काफ़ी उलझन में पड़ा हुआ है कि हम हेट स्पीच किसको कहेंगे, हेट क्राइम किसको कहेंगे। अभी तक वो ठीक-ठीक परिभाषित नहीं कर पाया। तो यह एक उसकी परेशानी है, और हम मान सकते हैं कि ठीक है, ये जायज़ परेशानी है कि वे डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, और विश्व स्तर पर भी इसको डिफाइन करने में काफ़ी अड़चनें आई हैं। इसलिए स्पीच की कई-कई कैटेगरीज़ बनाई जाती हैं, डेंजरस स्पीच है, ऑफेंसिव स्पीच है, हेट स्पीच है, और फिर यह प्रश्न उठता है कि भाई आप किसको हेट स्पीच कहेंगे? आप अगर किसी चीज़ से आपको बुरा लग जाता है, तो क्या उसको हेट स्पीच कहा जाएगा? इसमें किस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि कौन सी स्पीच हेट स्पीच है? इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जो पहले था सीआरपीसी में, और वो ये कि आप वो संदर्भ देखते हैं और मंशा देखते हैं, वह निर्धारित करते हैं। तो इसका मतलब कि जो जांच करने वाली संस्था है या अधिकारी है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो उस मंशा को, उस संदर्भ को ठीक-ठीक पहचान पाता है कि नहीं। संदर्भ क्या है, जिसमें जाकर कोई एक चीज़ हेट स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है और हेट क्राइम में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप अगर भारत में न्यायपालिका का रवैया देखेंगे, तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले में ये कहा कि देखिए, ये दिल्ली में धर्म संसद हो रही थी और हिंदुओं से हथियार उठाने का आह्वान किया जा रहा था। वहाँ हेट स्पीच की गई थी और इसको लेकर मुकदमा किया गया था। आपको याद होगा, एक समय धर्म संसदों का दौर चल पड़ा था। तो उस वक़्त दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बहुत दिलचस्प बात कही, और दिल्ली उच्च न्यायालय ने नहीं कही, यह बात पहले इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने कही, यानी पुलिस ने कही। अब आप देखिए, पुलिस का काम है निष्पक्ष ढंग से, और पुलिस का मुख्य काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। इसका मतलब सीआरपीसी के तहत वो कार्रवाई करे। हाँ, और पुलिस का काम है शांति को बनाए रखना। इसका अर्थ है कि अगर किसी समुदाय को डर लग रहा है, खतरा हो रहा है,
तो उस समुदाय की सुरक्षा करना। लेकिन यहाँ पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने जो अदालत को कहा वो यह कि यह दरअसल जो लोग ये बात कह रहे थे जिनको हेट स्पीच कहा जा रहा है, ये हेट स्पीच नहीं थी, ये दरअसल अपने समुदाय की नैतिकता की रक्षा के लिए दिया गया बयान था। अब इस बार इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अदालत ने उसको न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि आगे जाकर अदालत ने एक दो और बात कही। अदालत ने कहा कि अगर कोई मुस्कुराकर इस किस्म की बात कहता है तो उसको हेट स्पीच नहीं माना जाएगा। यानी अगर आप मुस्कुरा के कह रहे हैं कि फलां का कत्ल कर दिया जाना चाहिए या फलां के घर को गिरा दिया जाना चाहिए, तो अदालत के मुताबिक उसको हेट स्पीच नहीं माना जाएगा। और दूसरे यह कहा कि यह हो सकता है कि अलग-अलग कारणों से लोगों को मोबिलाइज करने के लिए इसको एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो भी इसको हेट स्पीच नहीं माना जाएगा और गंभीरता नहीं है। अब जो बात हमने शुरू में कही, इसको यहां सर के बल खड़ा कर दिया गया। कहा गया कि नहीं नहीं, देखिए ऐसा है ना कि चुनाव है, चुनाव में तो लोगों को मोबिलाइज करना है, अपनी तरफ खींचना है। उनको अपनी तरफ खींचने के लिए बेचारे नेता क्या कर सकते थे? तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि उन्होंने एक हौवा खड़ा किया, एक डर का एक डरावना खड़ा किया और उसके चलते लोग उनकी तरफ आ गए। तो वह सिर्फ एक साधन है, आप उसको उतनी गंभीरता से मत लीजिए। दूसरी बात कि एक जो सहज बोध है या कॉमन सेंस है भारतीय राज्य तंत्र का, वह कॉमन सेंस ये है कि हिंदू हेट स्पीच कर ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू स्वभाव से अहिंसक होता है और हिंदू राष्ट्रवादी होता है। हिंदू होने के चलते ही वो राष्ट्रवादी हो गया, तो वो अहिंसक भी होता है, राष्ट्रवादी भी होता है, वह किसी के खिलाफ हिंसा नहीं कर सकता। तो उस और उसकी वह जो बात कहता है उसका कोई खास माने नहीं है, वहां से मजाक में बात कर रहा है। तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ही रियली डजंट मीन इट और दे डोंट मीन इट, है ना, ऐसे ही कह दिया। तो अगर मुसलमान वही बात कहे तो उसके साथ जो बर्ताव होगा और हिंदू उससे 100 गुना ज्यादा गंभीर बात कहे, दोनों के प्रति पुलिस के बर्ताव और न्यायपालिका के बर्ताव में फर्क है। उसका कारण यह एक मनोविज्ञान है, जो भारतीय राज्य तंत्र का मनोविज्ञान है, जिसमें माना जाता है कि हिंदू स्वभाव से सहिष्णु होते हैं, हिंदू स्वभाव से अहिंसक होते हैं, हिंदू घृणा नहीं करते हैं, हिंदू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और हिंदू दरअसल मजाक कर लेते हैं लेकिन वो हिंसा नहीं कर सकते। तो आप इस मनोविज्ञान पर बहुत काम नहीं किया गया है। हमारे विज्ञान विभाग जो है भारत के विश्वविद्यालयों के, वो बहुत काम नहीं करते हैं, लेकिन इस पर काम किए जाने की जरूरत है कि यह मनोविज्ञान राज्य तंत्र का क्या है और खुद समाज का क्या है, क्योंकि समाज में भी लोग और ये क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है, इसको समझने की जरूरत है कि हमारे यहाँ जाति सूचक गालियां देने की आदत है लोगों को, जैसे जेंडर से संबंधित गालियां देने की आदत है। अब अगर आप मना करेंगे कि नहीं आप ये ना करें तो वो बुरा मान जाएंगे, वो कहेंगे नहीं ये तो मेरा तकिया कलाम है, मतलब आई डोंट मीन इट, मैं कह रहा हूं इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं औरत का विरोधी हूं, भैया ये मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है। उसी तरह किसी को जाति सूचक अपमानजनक विशेषण से पुकार देना या संज्ञा दे देना, यह भी अवचेतन में है। और चूंकि यह है तो लोग मानते हैं कि नहीं नहीं, मतलब हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई बुरा सोच रहे हैं, बस ये हमारे बात करने का तरीका है। तो अब यह बात करने का तरीका मुसलमानों के खिलाफ भी है, तो आप इसको क्यों इतनी गंभीरता से लेते हैं ना? हम लोग तो बोलते ही रहे बचपन से, पाकिस्तानी बोल देते हैं, कुछ और बोल देते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम घृणा कर रहे हैं। ये जो लगातार ये होता आया है, तो दो बातें जो हैं, जो 2014 से जब मोदी जी विकास और सबका साथ सबका विकास इस तरह के नारे लेकर आए थे, और मेरे ख्याल से एक तो उसमें से कुछ लोग जाहिर तौर पे चुनाव के नतीजे बताते हैं, कुछ लोग कम हो गए। दूसरा ये जो एक लगातार मेरे ख्याल से 92 के पहले से ही, जब ये अयोध्या का आंदोलन शुरू हुआ था, तो ये पहली बार ये एक तरह की इसको कहते हैं कि भयादोहन या एक कनपट्टी पर बंदूक रखना था कि हमारी आस्था अगर आहत होगी तो हम किसी चीज की परवाह नहीं करेंगे। और ये इस बात की परिभाषा दे पाना कि आस्था किस बात से, आपकी आपकी आस्था किसी भी बात से आहत हो सकती है, दरअसल देखा जाए उसकी कोई वैज्ञानिक वजह जो है उस तरह से नहीं होती।
और उसको लेकर ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा है। पर उस बीच जो देखने वाली बात है, क्योंकि अभी हमने पहलगाम भी देखा और उसके बाद की जो बहुत तूफ़ानी कार्रवाइयाँ देखी और उनके नतीजे भी देखे, तो ये जो नफ़रत को लेकर जो हिंसा है और अपराध है, वो आतंकवाद से कैसे अलग है, आपके हिसाब से? आतंकवाद की परिभाषा क्या है? इसको बार-बार अचिन्ह विनायक ये कहते हैं कि दरअसल आतंकवाद एक तरह की अ, आप ये कह सकते हैं कि एक तरह की रणनीति है, या और इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। इसका इस्तेमाल व्यक्ति कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल समुदाय करते हैं, इसका इस्तेमाल राज्य करता है। और जब राज्य इसका इस्तेमाल करता है तो ये सबसे घातक हो जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल अगर बहुसंख्यक समाज करेगा, तो ये उतना ही घातक होता है। तो जबकि अगर व्यक्ति करें और छोटे समूह करें, तो उनका राजनीतिक प्रभाव तो होगा, लेकिन दूसरे तौर पर वो उतने घातक नहीं होंगे, है ना? यानी शारीरिक नुकसान पहुँचाने के मामले में भी अगर किसी, वो चाहे माओवादी हों या मान लीजिए कोई रेडिकल ग्रुप समूह है, लश्कर-ए-तौयबा जैसा समूह, तो वो 25-50 लोगों को मार लेगा। लेकिन आप फ़र्ज़ कीजिए कि एक बहुसंख्यकवादी समूह तय कर लेता है, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और बाकी तमाम, तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं, ये हमने बार-बार देखा है। भागलपुर में आपने देखा, असम में आपने देखा, नेल्ली में 2013 में जो मुज़फ्फरनगर में हुआ, उसको आपने देखा। गुजरात में 2002 में जो हुआ, उसे आपने देखा। अ, और 1992 में बाबरी मस्जिद जो गिराई गई और उसके बाद जो भयानक हिंसा हुई, वह भी, और उसके पहले की हिंसा। आज़ाद भारत का इतिहास दरअसल मुसलमानों के खिलाफ सामूहिक हिंसा का इतिहास है। हर थोड़े वक़्फ़े के बाद ये हिंसा होती है और और इस उन हिंसा, उन 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 मुसलमानों के खिलाफ जो लोग जिन्होंने भारत में रहना तय किया, जिन्होंने दरअसल हाँ, विभाजन को स्वीकार नहीं किया। अब बिल्कुल, एक तरह से आप यह बात भी कह सकते हैं कि विभाजन को स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैं इसको भी नहीं मानता हूँ। मेरा कहना है कि मैं यहाँ हूँ, विभाजन के बारे में मेरा रुख क्या है, क्या नहीं है, यह अप्रासंगिक है। मैं भारतवर्ष में हूँ, इसलिए भारतवर्ष के नागरिक को मिलने वाले सारे अधिकारों के साथ मुझे रहने बिल्कुल, का अधिकार होना चाहिए। और मेरे खिलाफ आप सिर्फ़ इस वजह से हिंसा नहीं कर सकते कि आपके मन में ये एक आशंका है कि मैं पाकिस्तान का समर्थन कर सकता हूँ। चूँकि मेरे बाप-दादाओं ने वह समर्थन किया था, या मेरे किसी नाना ने समर्थन किया था या किसी और ने किया था। तो अब आतंक की जो आपने परिभाषा दी, तो आतंक का मतलब क्या है कि आप एक छोटी-सी घटना करते हैं, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है ना? उससे दहशत फैल जाती है और बहुत सारे लोग जो सीधे उसके निशाना नहीं बनाए गए हैं, वो प्रभावित महसूस करने लगते हैं, ठीक? इसलिए पहलगाम में जो हत्या हुई, उसको कहा गया कि ये आतंकवादी हत्या है, क्योंकि उसका नतीजा ये हुआ कि दूसरी जगह भी सैलानियों ने आना बंद कर दिया और बाकी जगह भी लोग घबरा गए। उसका उसकी मंशा एक ये थी। उसी तरह अगर एक ट्रेन में एक कांस्टेबल हत्या करता है 4 मुसलमानों की, पहचान कर हत्या करता है, तो इसका असर क्या होता है? क्या इसके असर को जानने की हमने कोशिश की है? इस इस कितने लोगों ने उस अगले 1 महीने में अपनी ट्रेन यात्रा यद रद्द की होगी? कितने लोगों ने ऐसा किया? क्या यह जाना, मैं सिर्फ़ एक घटना का ज़िक्र करना चाहता हूँ, जो मैं किसी सोशल मीडिया पर देख रहा था, या तो फ़ेसबुक पर या ट्विटर पे, और किसी महिला ने ज़िक्र किया था, वो एक घटना का। वे गोरखपुर से सफ़र कर रही थीं और उन्होंने कहा कि एक बच्चे ने खिलौने की बच्चे से बातचीत हो रही थी, और जब बातचीत में उस बच्चे को ये मालूम हुआ कि ये मुसलमान है, वो बच्चा था हिंदू बच्चा, तो उसने कहा कि मैं गोली मार दूँगा। और उसका असर उन पर यह पड़ा कि उन्होंने कहा कि मैंने ट्रेन से सफ़र करना तक़रीबन बंद कर दिया है। हालाँकि मेरी आर्थिक स्थिति ये नहीं है कि मैं हवाई यात्राएँ कर सकूँ। तो आप इस छोटी-सी एक घटना से देख सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि हम इसका अध्ययन नहीं करते हैं कि उसके बाद कितने लोगों ने ट्रेन यात्रा रद्द की होगी। अभी कश्मीर पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस है और लोग कह रहे हैं सैलानियों ने आना बंद कर दिया वग़ैरह, वग़ैरह, वग़ैरह। लेकिन उस ट्रेन यात्रा के बाद क्या हुआ? और उस जो ट्रेन में जो 4 लोगों की हत्या हुई, वो आतंकवादी कृत्य था या नहीं था? उसी बिल्कुल। तरह
जब एक प्रधानमंत्री भाषण देता है, जिसको आप कह सकते हैं हेट स्पीच है, जिसमें नरेंद्र मोदी माहिर हैं और जिसमें आप धीरे-धीरे भारतीय जनता पार्टी के लगभग सारे लोग माहिर होते जा रहे हैं। वो चाहे हेमंत हो, चाहे यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान जिनको कहा जाता था कि बहुत भले आदमी हैं, उन्होंने सोचा कि मैं पीछे पड़ रहा हूँ, तो उन्होंने भी प्रतियोगिता में वह करना शुरू कर दिया। बुलडोज़र चलेगा, लोग गिरेंगे, आपको याद होगा। उसके बाद जी। भी वे बेचारे मुख्यमंत्री बचे नहीं रह सके, उनको हटा ही दिया गया। तो क्योंकि वो हालाँकि वो प्रतियोगिता कर रहे थे। तो अब अगर प्रधानमंत्री इस तरह का भाषण देता है, तो इसका क्या असर होगा साधारण मुसलमान जनता पर? वो ज़ाहिर है सिकुड़ जाएगी, अपने कोने में चली जाएगी, अपने आप को अदृश्य कर लेना चाहेगी। क्योंकि वो देख रही है कि प्रधानमंत्री उकसा रहा है अपने बहुसंख्यक हिंदू मतदाताओं को उसके खिलाफ। और इस प्रकार जो बहुसंख्यक हिंदू मतदाता प्रधानमंत्री में गंभीरता से और ईमानदारी से विश्वास करता है, उसको इस बात का विश्वास होगा कि हर मुसलमान उसकी भैंस छीनना चाह रहा है या सचमुच मुसलमानों के लिए उसका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। तो और उसी तरह हिमंत बिस्व शर्मा जो कर रहा है, उसके चलते असम के जो हिंदू हैं, वो हर मुसलमान को अपना दुश्मन मानने लगेंगे। तो यह एक प्रकार से यह जो हो रहा है, यह आतंकवादी कृत्य है, क्योंकि इसका असर सिर्फ उन लोगों पर नहीं पड़ रहा है जो सामने हैं, बल्कि उससे बहुत व्यापक है और बहुत दूर तक है और बहुत लंबे समय तक है। तो सुविधा के लिए शायद हम लोग ये मान रहे होते हैं कि जब 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 बहुसंख्य जो है आतंकित होते हैं, तब वो आतंकवाद है, और अगर अल्पसंख्यक आतंकित होता है तो वो आतंकवाद नहीं है। इसको और जो कि दूसरी बात शायद फिर इसमें ये भी है कि भारत का जो संविधान सारे संरक्षण देता है, पर सरकार और अदालतें और पुलिस अ, अल्पसंख्यकों के साथ जो है लगातार उनके खिलाफ भी वो सब शिकायतें लगाती है, एफआईआर दर्ज करती है, जबकि वो निशाने पर वो लोग होते हैं। और न्याय मिलने की तो खैर बात हम जानते हैं कि किस तरह से वो हो रहा है। तो क्या भारत में ये मान लेना चाहिए कि अब ये एक तरह से हिंदू पाकिस्तान की तरह हम होते जा रहे हैं, जहाँ पे बाकी किसी भी धर्म का व्यक्ति जो है, हम गया में भी देख रहे हैं कि वहाँ पे बौद्ध और हिंदुओं के साथ एक उनमें कशमकश चल रही है कि उसमें उसके ट्रस्ट में हिंदू लोग हैं वहाँ पे। सिखों के साथ तो मतलब न सिर्फ भारत के भीतर भी बल्कि कनाडा वगैरह में भी काफ़ी इसको लेकर खींचतान चल रही है। तो हर जो जो नागरिक हिंदू नहीं है और ख़ास तौर पे सवर्ण हिंदू नहीं है, क्या वो इस देश में उसको ये मान लेना चाहिए कि वो उसके साथ एक सौतेलापन दिखाया जाएगा? क्या वो एक सेकेंडरी सिटीज़न है, या देखिए इसकी इसका रास्ता, या इसको लेकर एक अब बहस, बात, चर्चा और एक कोई अभियान की बात होनी चाहिए? भारतवर्ष का संविधान जब बना और उसके बाद जिस तरह भारत का राज्य तंत्र विकसित हुआ और उसके न्याय विधियां भी विकसित हुई, उनमें मान कर यह चला गया कि हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। लेकिन जिस वक्त यह तय हो गया कि और यह भी राजनीतिक तौर पर भी एक समझ थी कि आप अल्पसंख्यकों को अलग करके राजनीति नहीं करेंगे। यानी हर राजनीतिक दल से अगर सिर्फ एक को छोड़ दें, भारतीय जनता पार्टी, तो हर राजनीतिक दल किसी न किसी तरह मुसलमानों, ईसाइयों की चिंताओं को शामिल करता था। ये 2014 के पहले तक की बात है। लेकिन 2014 में ये तय हो गया कि नहीं, हम एक परमानेंट मेजॉरिटी बना सकते हैं और वो परमानेंट मेजॉरिटी दरअसल एक्सक्लूजन पर आधारित है। यानी वो परमानेंट मेजॉरिटी मुसलमानों के एक्सक्लूजन पर आधारित है। तो हमें मुसलमानों को एड्रेस करने की जरूरत ही नहीं है, उनको इस मेजॉरिटी में शामिल करने की जरूरत नहीं है। यह मेजॉरिटी, तो इसको आप ये कह सकते हैं कि एक तरह की मेजॉरिटेरियन मेजॉरिटी है। यह डेमोक्रेटिक मेजॉरिटी नहीं है, यह सेक्युलर मेजॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटेरियन मेजॉरिटी है। बल्कि इसमें जितना आप मुसलमानों को अलग करेंगे उतना ही फायदा होगा, उतनी ही ज्यादा कंसोलिडेट होगी। जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस चीज को परफेक्ट किया 10-11 साल में और उससे भी ज्यादा, कि वो जितना विलिफाई करेंगे, जितना डिमोनाइज करेंगे, उतना ज्यादा ये मेजॉरिटेरियन वोट, मेजॉरिटेरियन मेजॉरिटी कंसोलिडेट होगी। तो इस यह खतरा हमेशा था जनतंत्र में।
इसका इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया गया था जो 2014 में किया गया और उसके बाद किया गया। यह खतरा हमेशा था कि ऐसी एक मेजॉरिटेरियन मेजॉरिटी जो फिक्स्ड मेजॉरिटी होगी, जो फ्लूइड नहीं होगी, इसलिए जिसके परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं उठेगा क्योंकि वो फिक्स्ड होगी, यह बन जाएगी और इस प्रकार भारतवर्ष डेमोक्रेसी रहते हुए एक प्रकार के फैसिस्ट स्टेट में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि वह एंटी माइनॉरिटी स्टेट बन जाएगा। जबकि उसका पूरा कलेवर, उसका पूरा जो पहरावा ओढ़ावा है वो जनतांत्रिक पहरावा ओढ़ावा बना रहेगा। तो भारतीय राज्य तंत्र में इसको लेकर सावधानी नहीं बरती गई। भारतीय न्यायपालिका ने भी अपना ज्यूरिस्प्रूडेंस विकसित नहीं किया। इस खतरे को देखकर लोगों ने इसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया और बीच बीच में कोशिश हुई, जैसे 2009 के बाद या 2004 के बाद ही आपको याद होगा कि ऐसे कानून बनाने की बात की गई जो एंटी कम्युनल वायलेंस बिल जैसी चीज, लेकिन उसको लेकर काफी मतभेद हो गया क्योंकि वह किसके हाथ में जाएगा और उसमें जो जितनी आप ताकत दे रहे हैं फिर राज्य को, क्या वो ताकत कहीं अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही तो इस्तेमाल नहीं हो जाएगी, ये एक चिंता उसमें थी एंटी कम्युनल वायलेंस बिल में। तो यह इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया। मान लिया गया कि एक तरह का डेमोक्रेटिक सेक्युलर कॉन्सेंसस भारतवर्ष में बना हुआ है, उस कॉन्सेंसस को तोड़ा नहीं जाएगा। लोग उसकी उसकी सारे राजनीतिक दल उसका सम्मान करेंगे। लेकिन यह देखा जा रहा था खासकर 1992 में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, तभी यह समझ में आ जाना चाहिए था कि अब बात आगे चली गई है, खतरे की जो रेखा होती है उससे पानी ऊपर जा चुका है और हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने नहीं किया। और दूसरे, अब इसको मैं बहुत बड़ी विफलता मानता हूं और जानबूझकर की गई विफलता मानता हूं कि 1947 के बाद जितनी सामूहिक हिंसा की घटनाएं हुई, जो कि दरअसल आप जिनको हेट क्राइम कह सकते हैं, जिसको कम्युनल राइट भारत में कहा जाता है, लेकिन हम कम्युनल राइट नहीं, इसको दरअसल हमें कहना चाहिए मेजॉरिटेरियन वायलेंस है, जो ऑर्गेनाइज था। और जिन लोगों ने इसका अध्ययन किया है, जैसे पॉल ब्रास ने इसका अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि भारत में एक ऑर्गेनाइज्ड हेट फैक्ट्री है, जो जनरेट करती है, राइट मशीन है जो राइट को मैन्युफैक्चर करती है ना, ये उन्होंने कहा, ये पॉल ब्रास के थे। इसलिए कोई भी चीज स्पॉन्टेनियस नहीं है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, लोगों को मोबिलाइज किया जाता है, समय देखा जाता है, फिर वो इनैक्टमेंट होता है। तो इस बात को नहीं देखा गया और जितनी हिंसा की ऐसी घटनाएं हुई उन पर भारतीय राज्य ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की, हालांकि धर्मनिरपेक्ष सरकारें बनी हुई थी। सबसे बड़ा उदाहरण श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट थी। श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट जो लगातार धूल खाती रही जबकि धर्मनिरपेक्ष सरकारें थी और लोगों को पता ही नहीं चलने दिया गया कि हिंसा के लिए जिम्मेवार कौन था। तो वो भिवंडी हो, जमशेदपुर हो, धनबाद हो, कानपुर हो, बिहार शरीफ हो, नेल्ली हो, बोडोलैंड में हुआ जनसंहार हो, मुजफ्फरनगर हो, 2002 हो, किसने किया, कौन लोग थे, ये सब कुछ रहस्य में। और क्यों रहस्य में है? क्योंकि ये क्या हमारे लिए एम्बैरेसिंग था या दरअसल हमें यह बुरा नहीं लगता है किसी राजनीतिक दल को। तो यह किया नहीं गया। इससे यह पता चलता है, जो प्रश्न आप कर रहे थे, कि न तो न्यायपालिका ने न कानून बनाने वाले लोगों ने गंभीरता से देखा कि आपके तंत्र में यह बीमारी है, आपकी राजनीति में यह बीमारी है, हम करें क्या इसका। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने इससे अलग अलग एपिसोड मान के छोड़ दिया। हाँ, तो ये जो रिपोर्ट जो अब आ रही है उसपे कम से कम ये साफ दिखलाई पड़ रहा है, जैसे कि अब 2014 में हुआ तो लोग बोलते थे कुछ फ्रिंज घटनाएं हैं, ये लोग तो साइड में, इनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ये साध्वी प्रज्ञा या इस तरह के, देखिए मैंने मन से माफ नहीं किया, इस तरह के बयान देके सब छूट जाते थे। पर अब जब इन 11 सालों में ये अब साफ साफ उसका जो सुनियोजित षड्यंत्र की तरह
उसका जो अमल किया जा रहा है, वो इकट्ठा करने के बाद जब दिखता है तब समझ में आता है कि वो एक अपने आप में एक अलग-सी गाहे-बगाहे हुई घटना नहीं है। तो वो एक प्लान्ड तरीके से हो रही है और वो मेरे ख्याल से इन रिपोर्ट्स का फ़ायदा ये है और इसलिए इसको ज़्यादा विस्तार से भी किया जाना चाहिए कि ये हम किस तरह से इसको देखते हैं। पर जी। फिर आगे का रास्ता हम कैसे समझते हैं इससे कि ये तो ठीक है कि ये ऐसा हो रहा है, लगातार हो रहा है, बढ़ रहा है। पर फिर एक तरफ जब पहलगाम होता है तो हमारी सरकार ये भी कह देती है कि हम बहुत धर्मनिरपेक्ष सरकार हैं और हम उसमें एक मुस्लिम कर्नल को सामने खड़ा कर देते हैं कि ये हमारी नुमाइंदगी करते हैं। तो एक तरह का वो विरोधाभास भी है और दूसरी बात ये कि दुनिया में हर तरफ ये बार-बार जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें भी भारत को की जो रैंकिंग्स है या जो सम्मान है वो लगातार कम होता जा रहा है क्योंकि चाहे बिज़नेस के लिए हिसाब से हो या विकास के हिसाब से हो, तो उन सारी चीज़ों के बीच में ये मतलब ये तो साफ है कि ये लगातार इस तरह से नहीं चल सकता है। जैसे कि हाँ, हम अपने ही देश के लोगों को मारते-पीटते, उनके साथ हिंसा करते हुए, उनकी हत्याएँ करते हुए, हम उस देश को फिर कैसे बचा सकते हैं? और वो इस तरह की जो अदरिंग है, वो सिर्फ़ सबसे ज़्यादा तो ख़ैर है मुसलमानों और ईसाइयों के साथ में, पर हम देख सकते हैं कि उत्तर-दक्षिण के बीच में भी ऐसा कुछ है या उत्तर-पूर्व के लोगों के साथ भी ऐसा कुछ है। आदिवासियों के साथ भी ऐसा कुछ है। हालाँकि आदिवासियों और दलितों के साथ वो जो उनको कानून के एक एक वो मिलता है एससी-एसटी एक्ट संरक्षण। के कारण वो एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसपे कार्रवाई करनी पड़ती है। तो पर वो वैसा संरक्षण जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। अ, पर फिर भी मतलब मैं समझना चाहता हूँ कि ये हम आगे का रास्ता कैसे देखते हैं? इसको हम किस तरह से जो सारे मतलब सारे हिंदू ऐसा नहीं कि सारे हिंदू ही उस नफ़रत की हिंसा के हिस्से हैं या विश्वास करते हैं। हाँ, एक देखिए ब ब इस पर बड़ा वर्ग ऐसा होता जा रहा है और वो हाँ, उस और ख़ास तौर पे नौजवान लोग हैं क्योंकि इस देश में बहुत सारे 30 हमारी मीडियन उम्र एज जो है वो 30 साल है इस समय देश की। तो हम इनको कैसे रास्ता निकालें इसके बीच में से? क्या लगता है आपको? देखिए ये बात हमने पहले कही अ, और पिछले कुछ वर्षों से बार-बार इसकी तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बहुत खतरनाक चीज़ हिंदुओं के साथ की जा रही है और हिंदू नौजवानों के साथ की जा रही है और वह उनका रेडिकलाइज़ेशन है। इस बात का एहसास समाज को नहीं हो रहा है। वो रेडिकलाइज़ेशन कई तरह से किया जा रहा है और जिसको आप हेट क्राइम कहते हैं, वो कई तरह के हैं। फिर उनको लोग हेट क्राइम मानते ही नहीं हैं। मसलन आप रामनवमी में, दुर्गा पूजा में, किसी जुलूस में किसी भी धार्मिक अवसर पर अगर आप डीजे बजाते हैं, जिसमें मुसलमानों को गाली-गलौज देते हुए गाने बजाए जाते हैं और अब ये सामान्य हो गया है। मेरे छात्र भी जो छोटे-छोटे कस्बों से आते हैं, वे बतलाते हैं कि उनके यहाँ भी जो डीजे बज रहा था, डीजे चल रहा था, उसमें ये और कुणाल पुरोहित की पूरी किताब ही है, हिंदू जी, पॉप जी। आपने देखा होगा और कई लोगों ने इस पर रिपोर्ट की है। तो यह एक तरह का मास रेडिकलाइज़ेशन है, जिसमें और इनमें भाग लेने वाले 13-14 बरस की उम्र से लेकर जो आपने मीडियन एज कही, 25 बरस तक के बच्चे होते हैं, लड़के-लड़कियाँ होते हैं। उसके बाद दूसरा है जिसको नॉर्मलाइज़ करना कहते हैं हेट को, वह है जब आप तथाकथित धार्मिक बाबाओं को देखते हैं। वो चाहे बागेश्वर हो या रामदेव हो या कोई और हो जो रामभद्राचार्य हो, इनको अभी जिनको ज्ञानपीठ दिया गया राम भद्राचार्य जिनको है। ज्ञानपीठ दिया गया, जिनके सामने सेना प्रमुख ने जाकर जिनसे दीक्षा ली और वो सबसे चिंताजनक दृश्य था। जी, सेना से जुड़े हुए बहुत लोगों ने चिंता व्यक्त की और हम सब लोगों के लिए चिंता होनी चाहिए कि एक ऐसा आदमी जो घृणा का प्रचारक है, उसके सामने सेना का प्रमुख सेना की वर्दी में जाकर दीक्षा ले रहा है और गदा ले रहा है उससे। और वो कह रहा है कि मैंने दक्षिणा में पीओके माँगा है। अब यह कहना ही अपने आप में एक बहुत भयानक बात है और सेना प्रमुख का उसको चुपचाप स्वीकार कर लेना भी बहुत भयानक है। लेकिन मैं अभी दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो हिंदुओं के धार्मिक संत हैं, तथाकथित धार्मिक संत हैं और बाबा हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों में है और अब ऐसे साधु और साध्वी पूरे भारत में फैल गए हैं, जो इस प्रकार का रेडिकलाइज़ेशन कर रहे हैं, घृणा भरे बयान दे रहे हैं।
तो हिंदुओं की बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी का एक साइलेंट रेडिकलाइजेशन हो रहा है, जो किसी को जिसको कोई गंभीरता पूर्वक ले नहीं रहा है। और इसमें दायित्व, जैसा आपने कहा, आगे क्या करें, यह दायित्व फिर समाज का है। जैसे मैंने ये सुना कि उत्तर प्रदेश में शायद पुलिस ने यह फैसला किया है कि डीजे जो बजेगा उसमें भजन बजेंगे और कोई गाने नहीं बजेंगे। अब यह देखने की बात है कि ये होगा या नहीं होगा, भजन भी किस प्रकार के होंगे। कुछ जगह मैंने सुना जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वहां के जिला पुलिस जो है उसने इजाजत देने से मना कर दिया। तो अब जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है वह प्रशासकों की है और पुलिस अधिकारियों की है कि क्या वे संविधान के प्रति अपनी शपथ की रक्षा करेंगे। क्योंकि राजनीतिक नेता ये बहाना ले सकते हैं कि भैया मैं तो पॉलिटिकल सेंटिमेंट मोबिलाइज कर रहा हूं। ऐसी कोई बाध्यता डीएम, एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर के साथ नहीं होगी। उनका काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, कानून का राज बनाए रखना। क्या वो कमिटेड है उसको लेकर, तो अब परीक्षा उनकी होगी। और वो ये बहाना नहीं बना सकते कि ऊपर से आदेश था, क्योंकि उनके पास सारी ताकत है। तो सबसे सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि अगर ये कलेक्टर, डीएम और एसपी अगर ये अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे होते तो ये सब तो देश में हो ही नहीं रहा होता। हाँ, तो ये क्योंकि भी देखिए, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर ऐसा कर रहे हैं। ये धर्म के और राजनीति के लोग नहीं कर रहे। एग्जैक्टली मैं ये ये कह रहा शामिल हूँ, है, ये सब समाज इनकी में आपराधिकता ऐसे लोग शामिल है। समाज में ऐसे लोग हमेशा होंगे जो ये करेंगे, जिनके मन में घृणा है, जो उस घृणा को व्यक्त करेंगे। उस घृणा को खतरनाक हो जाने से रोकना पुलिस का काम है। तो अगर दिल्ली के बीच में जंतर मंतर पर मुल्ले काटे जाएंगे नारे लगाते हुए सभा हो रही है, तो उस सभा को ना होने देना, उसको रोकना पुलिस का काम है। क्यों? क्योंकि जैसा हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि पुलिस की एक काम ड्यूटी ऑफ केयर है, और वो ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स सिटीजन्स है। तो केयर फॉर मुस्लिम्स, कि आप उनके भलाई का ख्याल रखते हैं, और इसलिए आप उनको कोई मनोवैज्ञानिक नुकसान भी नहीं पहुंचने देना चाहते हैं और दूसरी चीजें भी नहीं होने देना चाहते। तो यह नियंत्रण पुलिस करेगी। तो क्या उस दायित्व के प्रति वो फिर सजग होंगे जब वो ये देख रहे हैं कि अब राजनीति ने तय कर लिया है कि वो इससे बाज नहीं आएगी, तो सिर्फ एक ही जगह बचती है, प्रशासन और पुलिस। तो क्या वो ये करेगी, नहीं करेगी, ये एक प्रश्न है। समाज की संस्थाएं करेंगी कि नहीं करेंगी, जिनको धार्मिक संस्थाएं कहते हैं, धार्मिक मठ हैं, हमारे कई धार्मिक संत हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे धार्मिक संत इसमें शामिल हो गए, लेकिन जो धार्मिक संत इसमें शामिल नहीं है, क्या वो इसके विरुद्ध कुछ करेंगे, क्या अभियान चलाएंगे। तीसरा, विश्वविद्यालय हैं, शिक्षा संस्थान हैं, वे क्या इसमें शामिल हो जाएंगे। हम जो देख रहे हैं वो ये है कि शिक्षा संस्थान भी इसमें शामिल हो गए। बिल्कुल, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैंने देखा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने भी पर्यावरण दिवस के दिन सिंदूर का पौधा लगाकर उसमें पानी दे रहे थे। तो वो एक तरह से फिर उस पूरे अभियान में शामिल हो गए। तो क्या शिक्षा संस्थान इसमें शामिल होंगे? और मीडिया फिर से मीडिया तो है ही, जो हमें मीडिया पे आ रहा था कि मीडिया से उम्मीद करना इसमें गलत सबसे है, क्योंकि मीडिया स्वयं घृणा का प्रचारक बन गया है। तो क्या ऐसा एक समानांतर मीडिया खड़ा हो पाएगा? इन प्रश्नों का उत्तर हम और आप दोनों जानते हैं। अगर इसको रुकना है तो इसका एक ही प्रभावी तरीका है। वो प्रभावी तरीका है भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार को गद्दी से हटाना। एक बार वो वहां से हटेगी तो लोग ये समझ पाएंगे कि जो नॉर्म्स हैं, आखिर राजनीति का काम क्या है, राजनेताओं का काम क्या है। राजनेताओं का काम है नॉर्म सेट करना, है ना। तो नॉर्म क्या सेट किया जा रहा है? अगर ये नॉर्म सेट हो जा रहा है कि भारत में सेक्युलरिज्म नहीं चलेगा, अगर नॉर्म सेट हो जा रहा है कि मुसलमानों को गाली देनी है, तो जैसा हमारे यहाँ कहा है कि महाजन जिस रास्ते चलते हैं बाकी लोग भी उसी रास्ते चलते हैं, और ये कहावत बेकार नहीं है। तो जब तक हम यहां सत्ता परिवर्तन नहीं करेंगे,
ये चीजें और बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हेट अब एक पोटेंट ऑर्गेनाइजिंग टूल है। ये लोगों की साइकोलॉजी को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये लोगों को मोबिलाइज कर रहा है। इसके कारगर होने को देख लिया गया है, समझ लिया गया है कि ये बहुत कारगर है, तो इसको अब कोई छोड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको छोड़ेगी नहीं। हर बार आप देखते होंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता घृणा प्रचार करते हैं तो संपादकीय लिखे जाने लगते हैं, प्रधानमंत्री जी उन पर लगाम लगाएं, प्रधानमंत्री जी कुछ बोले, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री तो बोल चुके भाई, उन्हीं के बोलने के चलते तो सारे लोग बोल रहे हैं। तो आप ये कि प्रधानमंत्री जी नहीं कह रहे हैं इसलिए बाकी लोग कह रहे हैं, स्तंभकार लिखते हैं, हमारे संपादक लिखने लगते हैं, बाकी लोग लिखने लगते हैं। लेकिन ये पूछिए कि टीवी एंकर क्यों कर रहा है भाई? टीवी एंकर क्यों घृणा फैला रहा है? टीवी एंकर क्यों जिहाद चार्ट बना के दर्शकों को के सामने पेश कर रहा है? और कई टीवी एंकर्स ने बाद में स्वीकार किया है कि उन्होंने झूठ बोला था, उन्होंने गलत किया था। तो इसका उपाय सिर्फ यह है कि लोग अपने हाथ में इन चीजों को लें और इस राजनीति को बदलें और नॉर्म्स को बदलें। अगर वो नहीं होगा तो यह बढ़ता चला जाएगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। लोग इंतजार कर रहे हैं कि भारत कब फैसिज्म के इस स्तर पर पहुंच जाएगा, लेकिन भारत के फैसिज्म को आप कह सकते हैं कि ये एक स्लो फैसिज्म है, एक ग्रेजुअल फैसिज्म है, एक धीमा जहर है जो आपकी नसों में बहता जा रहा है और आप उसके आदी हो गए हैं, आपको इसका एहसास नहीं है, उसकी गंभीरता। तो इसे हम यहाँ पे खत्म करते हैं, 47 मिनट के आसपास हो गए। तो बहुत धन्यवाद अपूर्व आपका। इसको सीरीज में हम आगे भी बात करते रहेंगे और इस पर हमारी लगातार नजर रहेगी कि ये जो दरअसल जिन चीजों को लेकर हिंदू लोगों को खतरे में बताया जा रहा है, उन सारी चीजों से ही जो और वो जो कुछ कर रहे हैं उसमें उससे भारत को ज्यादा खतरा है। ये जो एक अजीब सा परसेप्शन या धारणा है कि जो बहुसंख्य है इस देश में वही खतरे में है और उसको लेकर वोट बटोरने की जो कोशिश है या उसको लेकर एक उससे भी ज्यादा कि लोगों के साथ हिंसा करना और उनको धक्का देना, उनको एक हाशिए की तरफ धकेलना, वो शायद ज्यादा बुरी बात है और वो भारत के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है, जिसको हम सबको देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, हम लोग फिर बात करते रहेंगे।